हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड के बीएसटी के पेपर फर्स्ट ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आज स्टार्ट करेंगे हम ऑडिट एंड ऑडिटर्स। ये ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के यूनिट सेकंड कंपनी ऑडिट का पार्ट है। और कंपनी ऑडिट थोड़ा वाइड टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे कि कंपनी ऑडिट क्यों करवाई जाती है, किस तरीके से होती है, साथ ही जो ऑडिटर होता है वो कौन बन सकता है, इसकी क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, उसका अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है, उसका रिमूवल, उसकी राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑडिट एंड ऑडिटर्स। अब ऑडिट क्या होती है, ये हमने शुरू के लेक्चर्स में देखा था कि ऑडिट किसी भी कंपनी के जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं उनका एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है, डिटेल्ड और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है जो कि इंडिपेंडेंट पर्सन के द्वारा किया जाता है ताकि वो अपना इंडिपेंडेंट व्यू दे सके उन फाइनेंशियल अकाउंट्स पे कि कंपनी की ट्रू एंड फेयर पोजीशन को दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे हैं। तो इसी के क्रम में अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 every company has compulsory to get its accounts audited by a qualified auditor. Such an audit is termed as statutory audit, and the qualified person appointed for the purpose is called statutory auditor. जो कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है कि प्रत्येक कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपने फाइनेंशियल जो अकाउंट्स मेंटेन कर रही है, हिसाब किताब का जो लेखा जोखा रख रही है, उसको कंपल्सरली ऑडिट अंकेक्षण करवाना पड़ेगा उन हिसाब किताब का। और किससे जो ये हिसाब किताब का जो अंकेक्षण है जो कंपल्सरली करवाना पड़ रहा है उसको कहा जाता है वैधानिक अंकेक्षण, स्टैट्यूटरी ऑडिट। और जो पर्सन ये अंकेक्षण करेगा उसको कहा जाता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, वैधानिक अंकेक्षक। तो हमने देखा कि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हर कंपनी को ऑडिट करवानी पड़ेगी, चाहे कंपनी छोटी हो बड़ी हो, हर कंपनी को ऑडिट करवानी पड़ेगी कंपल्सरी। और जो भी हिसाब किताब मेंटेन करें, जो भी अकाउंट मेंटेन करें, उनका ऑडिट एक क्वालिफाइड ऑडिटर से करवाना पड़ेगा जिसे वैधानिक अंकेक्षक कहा जाता है। अब बात आती है क्वालिफाइड अंकेक्षक क्या होता है या फिर किसको हम एज ए ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं और कौन एलिजिबल है एक कंपनी के ऑडिटर के रूप में काम करने के लिए, वैधानिक अंकेक्षक के रूप में अपॉइंट होने के लिए। ये सब बताया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 141 के सबसेक्शन 1 एंड 2 में। सेक्शन 1 एंड 2 बता रहा है कि कौन व्यक्ति एलिजिबल है और उसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ताकि वो एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन सके। इसके लिए बताया गया है कि द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर विच आर एज फॉलोज। ये जो बताई गई है वो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन उसके पास, एक पर्सन के पास होनी चाहिए ताकि वो कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन सके। तो कौन हो सकता है, ए पर्सन हु इज चार्टेड अकाउंटेंट, जो एक ऐसा व्यक्ति जो चार्टेड अकाउंटेंट है। चार्टेड अकाउंटेंट का मतलब कि द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आईसीआई का मेंबर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, साथ ही एंड होल्ड ए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। चार्टेड अकाउंटेंट के साथ ही उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी होना जरूरी है। शैल बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ ए कंपनी। तो आपको ध्यान रखनी है दो चीजें कि चार्टेड अकाउंटेंट तो हो ही हो, साथ ही उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी होना चाहिए। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। दूसरा क्या है, एक तो पर्सन बन गया, दूसरा है ए फॉर्म इंक्लूडिंग ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप विद मेजोरिटी ऑफ पार्टनर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया कैन बी अपॉइंटेड एज एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन इट्स ओन नेम। कंपनीज एक्ट कहता है कि आप एक पर्सन को तो अपॉइंट कर सकते हो जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीओपी है जिसके पास में, साथ ही एक फॉर्म और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, सीमित दायित्व वाली साझेदारी फर्म को भी आप एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो, बशर्ते जो उसके मेजोरिटी ऑफ पार्टनर हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हो। तो उस फर्म और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को उसके खुद के नाम से एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है। अब अगर हम फर्म को अपॉइंट कर रहे हैं तो फर्म तो खुद साइन कर नहीं सकती, तो इस केस में क्या होगा, इन दिस केस पार्टनर्स who are chartered accountants of a firm alone shall be authorized to act and sign on behalf of the firm। तो जो उसका पार्टनर है वो चार्टेड, जो पार्टनर भी हो चार्टेड अकाउंटेंट भी, वो ऑथोराइज, उसको फर्म ऑथोराइज कर सकती है अपने बिहाफ पे काम करने के लिए और साइन करने के लिए। ठीक है, तो एक पर्सन जो कि चार्टेड अकाउंटेंट है उसके पास सर्टिफिकेट प्रैक्टिस है वो अपॉइंट किया जा सकता है एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर। दूसरी कोई फर्म हो या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो जिसके मेजोरिटी ऑफ पार्टनर क्या हो, चार्टेड अकाउंटेंट हो और प्रैक्टिसिंग इन इंडिया हो, उस फर्म को, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को भी उसके नाम से एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है। अगर फर्म को अपॉइंट कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा, उसका कोई किसी भी पार्टनर जो कि चार्टेड अकाउंटेंट है उसको फर्म ऑथोराइज कर सकती है उसके बिहाफ पे काम करने के लिए और साइन करने के लिए।
तो हमने देखा कि एक फर्म भी हो सकती है और एक पर्सन भी हो सकता है। क्या हमने देख ली, क्वालिफिकेशन देखी, कौन कौन एलिजिबल हो सकता है एज ए ऑडिटर काम करने के लिए। अब बात आती है, हमने एलिजिबिलिटी देख ली, क्वालिफिकेशन उसकी देख ली, तो कि फिर कौन कौन पर्सन डिस्क्वालीफाई है। हो सकता है किसी पर्सन के पास क्वालिफिकेशन तो हो ऑडिटर बनने की, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि उसको उस एज ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। तो वो सारी सिचुएशन आती है डिस्क्वालिफिकेशन में कि कौन कौन पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाता है एज ए उस कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए। ये बताया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 141 का सबसेक्शन 3। उसमें जो भी सिचुएशन होती है जिसमें एक ऑडिटर, एक पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाता है उस कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए, वो बताई गई है। जैसे इसमें सबसे पहले आता है ए बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए तो हमने देख लिया कि कोई फॉर्म या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप तो क्या होगी, एज ए ऑडिटर अपॉइंट की जा सकती है। लेकिन एक बॉडी कॉर्पोरेट, एक कंपनी कभी भी एज ए ऑडिटर नियुक्त नहीं की जा सकती, चाहे उसके सारे डायरेक्टर की मैनेजर पर्सनल उसके चार्टेड अकाउंटेंट ही क्यों ना हो। लेकिन एक बॉडी कॉर्पोरेट को, कंपनी को किसी भी कंपनी का ऑडिटर नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी। आपने देखा था शुरू में कि ऑडिटर करता क्या है, ऑडिटर अपना इंडिपेंडेंट व्यू देता है उसकी फाइनेंशियल अकाउंट के ऊपर कंपनी की। तो कोई भी व्यक्ति अपना इंडिपेंडेंट व्यू कब दे सकता है, वो केवल एक सिचुएशन में दे सकता है जबकि उसका उस कंपनी में कोई इंटरेस्ट ना हो, कोई उसका लेना देना नहीं हो। अगर उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा तभी वो उस कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट पे क्या दे पाएगा, अपना इंडिपेंडेंट व्यू दे पाएगा। अब इसके लिए एक और डिस्क्वालिफिकेशन क्या बता दूं, अगर कंपनी का ऑफिसर और एम्प्लॉय है तो ऑब्वियसली अगर कोई कंपनी का ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑडिट करेगा तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रेशर रहता है कि वो कंपनी की अच्छी छवि पेश करे लोगों के सामने। जो वास्तविकता है वो पेश नहीं कर पाएगा, अपना इंडिपेंडेंट व्यू नहीं दे पाएगा। इस कारण किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय और ऑफिसर, चाहे वो चार्टेड अकाउंटेंट ही क्यों ना हो, उसको एज ए ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है ए पर्सन हु इज पार्टनर ऑफ ए ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। जो ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी तो नहीं है, लेकिन उस कंपनी के ऑफिसर एम्प्लॉय का पार्टनर है, तो भी उसको एज ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसका इनडायरेक्टली पार्टनर का इंटरेस्ट है तो उसका इनडायरेक्टली उसका भी कंपनी में इंटरेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट आता है ए पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर इन द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी और ए सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। एक ऐसा व्यक्ति या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर उस कंपनी में, उसकी होल्डिंग नियंत्रक कंपनी में, उसकी सब्सिडरी सहायक कंपनी में और उसकी एसोसिएट कंपनी में, एसोसिएट कंपनी में या उस होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी में कुछ हित, कुछ इंटरेस्ट बताए गए नीचे, वो इंटरेस्ट नहीं होने चाहिए। अगर वो इंटरेस्ट होते हैं तो वो व्यक्ति भी क्या होगा, एज ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कोई व्यक्ति है एक्स और उसका रिलेटिव कौन है, वाई है, और उसका पार्टनर है जेड, और एक्स चाह रहा है कि वो ए लिमिटेड में क्या बन जाए, स्टैट्यूटरी ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट हो जाए। अब ए लिमिटेड क्या देखेगा कि वो अपॉइंट होने के लिए क्वालिफाई है या नहीं है, डिस्क्वालीफाई तो नहीं है। अब डिस्क्वालीफाई कब होगा, जब एक्स, उसका रिलेटिव वाई और जेड तीनों का एक्स लिमिटेड में, उसकी होल्डिंग कंपनी मान लीजिए होल्डिंग कंपनी है बी, तो बी लिमिटेड में, उसकी सब्सिडरी कंपनी है सी, सी लिमिटेड में, एसोसिएट कंपनी है उसकी डी, डी लिमिटेड में, और साथ ही होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी मान लीजिए ई है, तो ई लिमिटेड में। इन पांचों कंपनी में इन तीनों का कोई हित नहीं होना चाहिए, तभी क्या होगा, एक्स क्या हो सकता है, ए लिमिटेड का क्या हो सकता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन सकता है, ऑडिटर उसको एज ऑडिटर नियुक्त किया जा सकता है। ये हमें हर बार देखना पड़ेगा, सिचुएशन आपको दी जा सकती है एग्जाम में। अब बात आती है होल्डिंग कंपनी क्या होता है, सब्सिडरी कंपनी क्या होता है, एसोसिएट कंपनी का क्या होता है, ये सब आपने पहले ही देख लिया होगा, क्योंकि ये कंपनीज जो चलता है सब्जेक्ट उसमें ये सब चीजें अच्छे से मेंशन होती हैं। वैसे किसी भी कंपनी में 50% से ज्यादा अगर उसकी उसकी पावर है या उसके शेयर्स हैं उसके उतने ज्यादा, तो वो होल्डिंग कंपनी कहलाती है, क्योंकि उसको नियंत्रण कर सकती है वो। और 50% से कम है तो सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। तो ऐसे कुछ सिचुएशन उसमें काफी अच्छे से मेंशन कर रखी है। तो अगर उस एक्स व्यक्ति खुद का एक्स लिमिटेड का, उसके रिलेटिव वाई लिमिटेड का, जेल लिमिटेड का, इन पांचों कंपनियों में क्या है, इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट, अगर उनके पास उनकी कोई सिक्योरिटी है या इंटरेस्ट है, तो ऐसे केस में उस एक्स लिमिटेड को एज ए ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ओके, तो इसमें क्या किया गया है, द रिलेटिव में होल्ड
सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज। उसका जो रिलेटिव की हम बात करें, रिलेटिव होल्ड कर सकता है, क्या होल्ड कर सकता है, इंटरेस्ट या सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है कंपनी में, लेकिन वो केवल 1000 रुपीज तक ही होल्ड कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा होल्ड करते क्या होगा, वो एक्स डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अपॉइंट होने के लिए। 1000 रुपीज या फिर कोई अमाउंट प्रेस्क्राइब किया गया हो। ये जो अमाउंट होते हैं वो टाइम टू टाइम अमेंड होते रहते हैं। जैसे कि अभी अमेंड हो गए 1 लाख रुपीज की लिमिट आई है कि अगर रिलेटिव 1 लाख रुपीज तक होल्ड करता है तो भी वो 1 लाख रुपीज तक ही होल्ड करता है, जिससे ज्यादा नहीं है उसके पास में सिक्योरिटी या इंटरेस्ट, तो वो एक्स क्या होगा, स्टेचुटरी ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट आता है इज इंडेप्टेड इन एक्सेस ऑफ सच अमाउंट एज में बी प्रेस्क्राइब। एक्स वाई जेड तीनों, इन पांचों कंपनियों के ऋणी नहीं होने चाहिए। कितने अमाउंट का, जो अमाउंट प्रेस्क्राइब किया गया उस अमाउंट से ज्यादा का ऋणी नहीं होना चाहिए। तो अभी जो अमाउंट प्रेस्क्राइब किया गया है वो है 5 लाख रुपीज। तो जो पर्सन है वो उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर कंपनी में उसकी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट कंपनी में होल्डिंग सब्सिडी कंपनी में 5 लाख से ज्यादा का ऋणी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इज गिवन ए गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद इंडेप्टनेस इन एक्सेस ऑफ सच अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ऋणी नहीं होना चाहिए, साथ ही उसने गारंटी भी ना दी हो, उस पर्सन ने, उसके रिलेटिव या उसके पार्टनर ने, अगर उन कंपनीज ने 500 कंपनीज ने कोई लोन लिया है तो उस लोन की कोई गारंटी ना दी हो, उस लोन के कनेक्शन में कुछ सिक्योरिटी ना दी हो। कितने अमाउंट की, जो अमाउंट प्रेस्क्राइब किया गया है, अभी जो अमाउंट प्रेस्क्राइब किया गया है वो है 1 लाख रुपीज। तो उससे ज्यादा का गारंटी उसने ना दी हो तब तो वो एलिजिबल हो जाएगा, अगर उसने दी है तो वो एलिजिबल नहीं होगा ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए। ठीक है, तो पर्सन खुद, जैसे एक्स हो गया, उसका रिलेटिव हो गया वाई और उसका पार्टनर हो गया जेड, ये तीनों पर्सन उन 5 कंपनीज में, खुद कंपनी की, उसकी होल्डिंग कंपनी में, उसकी सब्सिडरी कंपनी, उसकी एसोसिएट कंपनी में, होल्डिंग के सब्सिडरी कंपनी में, इन 5 कंपनी में ना तो उनका कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए उन तीनों की, ना उनकी कोई इंटरेस्ट होना चाहिए। तो रिलेटिव का 1000 तक या अमाउंट प्रेस्क्राइब तक क्या हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है। ना उन 500 कंपनी का ऋणी होना चाहिए उस प्रेस्क्राइब अमाउंट से ज्यादा का, 5 लाख है ये, और ना ही उन्होंने कोई लोन की गारंटी दी हो, गारंटी भी उस प्रेस्क्राइब अमाउंट से ज्यादा की गारंटी ना दी हो, ये कंडीशन है उसको क्वालिफाई होने के लिए। नेक्स्ट आता है ए पर्सन और ए फर्म हैज बिजनेस रिलेशनशिप ऑफ सच नेचर विद अ कंपनी और होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी। उस व्यक्ति का या उस फर्म का जो कि एज ए स्टेटस अपॉइंट किए जाने वाले हैं, उसका उस कंपनी के साथ या उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी के साथ कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। तो क्या हो गया, मान लीजिए माना हमने एक्स लिमिटेड था, वो स्टेचुटरी ऑडिटर के लिए उसको देखा जा रहा है कि अब क्वालिफाई है या नहीं है। एक्स एक्स हो सकता, एक्स या फिर कोई फॉर्म, फॉर्म भी मान लीजिए एक्स एंड वाई का फॉर्म है, तो इन दोनों का उस खुद कंपनी में, कंपनी के साथ या उसकी होल्डिंग कंपनी के साथ, उसकी सब्सिडरी कंपनी के साथ या एसोसिएट कंपनी के साथ कोई व्यवसायिक संबंध नहीं होना चाहिए, बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है अगर होगा कहीं ना कहीं उसमें इंटरेस्ट भी जागेगा उनका, तो फिर वो इंडिपेंडेंट व्यू नहीं दे पाएंगे। A person whose relative is a director or in the employment of a company as a director or key management person। एक ऐसा व्यक्ति जिसका रिलेटिव, खुद तो डायरेक्टर नहीं है उस कंपनी में, उसका रिलेटिव डायरेक्टर है या की मैनेजमेंट पर्सनल है, तो उस केस में भी वो व्यक्ति भी एज ए स्टेचुटरी ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है ए पर्सन होल्डिंग मोर देन 20 कंपनी ऑडिट्स। तो क्या होता है कि जैसे कंपनीज एक्ट में क्या है, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ऑडिटर हैं, उनके लिए सीलिंग लिमिट फिक्स की गई है कि एक ऑडिटर एक साथ केवल 20 कंपनी ऑडिट ही ले सकता है, ज्यादा नहीं ले सकता। तो इस केस में अगर उस पर्सन के पास, जिसको अपॉइंट करने वाले, उसके पास ऑलरेडी 20 कंपनी ऑडिट है, तो उसको आप इसके लिए ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अभी ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए। फर्म के केस में क्या है, जो 20 कंपनी ऑडिट की जो लिमिट है वो अलग अलग पार्टनर के लिए अलग अलग है। अगर 3 पार्टनर है तो 60 कंपनी ऑडिट वो ले सकते हैं। अगर ऑलरेडी उसकी सीलिंग लिमिट पूरी हो चुकी है तो वो उस कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब 20 कंपनी ऑडिट में क्या होगा, 1% कंपनी, डोरमेट कंपनी, स्मॉल कंपनी या प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से कम है, तो उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा 20 कंपनी ऑडिट में। ठीक है, इनके अलावा जो कंपनी होती है उन्हीं को इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट आता है ए पर्सन हु हैज बीन कॉन्विक्टेड बाय ए कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड। कपटपूर्ण कार्य के लिए वो कोर्ट के द्वारा अगर कोई दोषी पाया गया है, दोषी पाया गया, साथ ही ए पीरियड ऑफ 10 years हैज नॉट लैप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन। जब वो दोषी पाए जाने के दिनांक से अब तक 10 साल नहीं बीते हैं,
ऐसा कोई व्यक्ति जो कोर्ट के द्वारा कपटपूर्ण काम के लिए दोषी पाया गया है, साथ ही दोषी पाए जाने के दिन से अब तक 10 साल नहीं बीते हैं, तो ऐसा व्यक्ति भी क्या होगा, क्वालिफाइड नहीं हो सकता ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए, वो डिस्क्वालीफाई ही रहेगा। लास्ट आता है ए पर्सन हु इज एंगेज इन काउंसलिंग एंड स्पेशलाइज सर्विसेज। जो काउंसलिंग देते हैं ऐसे सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट या पर्सन या फर्म जो काउंसलिंग की सुविधाएं दे रहे हैं, स्पेशलाइज सर्विसेज दे रहे हैं उस कंपनी को, तो उस केस में भी वो भी ऑडिटर के रूप में अपॉइंट नहीं हो सकते। ठीक है, तो हमने कुछ सिचुएशन देखी हैं जो अगर कोई व्यक्ति इन सिचुएशन में आता है, कवर होता है, तो वो उस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा उस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए। अब इन सब चीजों को एक एग्जाम्पल के थ्रू, कुछ एग्जाम्पल्स बताए गए हैं उनके थ्रू समझाने की कोशिश की गई है, वो भी हम देख लेते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं एग्जाम में, कई बार नहीं भी आते हैं। तो हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल बताया गया है यहाँ पे, कुछ सिचुएशंस बताई गई है और पूछा गया है कि उस व्यक्ति को हम कंपनी का ऑडिटर नियुक्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि वो क्वालिफाई है या नहीं है। क्वालिफाई है तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन सिचुएशन दे रखी है, उन सिचुएशन में तो कवर नहीं हो रहा। सबसे पहले आता है a person who is a chartered accountant of the Canadian Institute of Chartered Accountant but is not a member of the Institute of Chartered Accountant of India। एक ऐसा पर्सन ए है जो कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का तो मेंबर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है, लेकिन द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का मेंबर नहीं है, मतलब सीए इन इंडिया नहीं है वो। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में वैसे ही एक नजर से देखा जाए तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है क्योंकि वो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का मेंबर नहीं है। लेकिन अगर वो वहां का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसकी क्वालिफिकेशन अगर यहाँ के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसकी क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, तो उस केस में उसको ऑडिटर के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है। तो क्या होगा, ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ ए लिमिटेड कंपनी इन इंडिया अनलेस, जब तक कि मेंबरशिप ऑफ कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए क्वालिफिकेशन बाय द काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और द सेंट्रल गवर्नमेंट, जब तक उनके द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं कर लिया जाता। नेक्स्ट है Mrs. P is a practicing member of Institute of Chartered Accountant of India. The director of a limited company say that she, being a lady, cannot be appointed as an auditor of a company. डायरेक्टर मना कर रहे हैं कंपनी के, बोले हम लेडी को एज ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन आपने डिस्क्वालिफिकेशन देख के, डिस्क्वालिफिकेशन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप लेडी को एज ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई बार नहीं लगाया हुआ है। अगर कोई लेडी क्वालिफिकेशन जो बताई गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बताया गया, अगर वो फुलफिल करती हैं तो उनको भी एज ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। अब इसमें मिसेस पी ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिसिंग इन इंडिया है, तो उनको एज ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट आता है मिस्टर ए owes 1000 to A Limited of which he is auditor। मिस्टर ए है, किसी कंपनी का ऑडिटर है, उसने वहां से 1000 रुपए उधार लिए हैं, तो उस केस में वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा क्योंकि 1000 तो ले सकते हैं, 1000 से ज्यादा का अमाउंट ले नहीं ले सकते। प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट से ज्यादा का ऋणी नहीं होना चाहिए, तो प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट इससे ज्यादा ज्यादा ही होगा। नेक्स्ट आता है मेसर्स ए एंड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन विच मिस्टर ए इज ए पार्टनर हु इज ऑल्सो सेक्रेटरी ऑफ लिमिटेड। ए एंड बी कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, उसका पार्टनर है मिस्टर ए, वो एक्स लिमिटेड में सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहा है, मतलब उसका एम्प्लॉय हो गया। अब एम्प्लॉय हो, जिसमें आप एम्प्लॉय हो तो वो तो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वहां के, तो आप ऑडिटर बन ही नहीं सकते हो, तो ये भी कंपनी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। नेक्स्ट है मिस्टर डी इज ए पार्टनर ऑफ ए डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड। डायरेक्टर का पार्टनर है, हमने देखा था किसी एम्प्लॉय ऑफिसर का पार्टनर भी क्या होता है, डिस्क्वालीफाई होता है, तो ये भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मिस्टर ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया डज नॉट होल्ड ए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जब हमने क्वालिफिकेशन देखी थी, सबसे पहली क्वालिफिकेशन ये थी, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए, तो ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा, तो ये भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है मिस्टर ए हु वाज द मेंबर ऑफ, वाज था मेंबर किसका, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का, इज ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का है। अब मेंबर था मतलब उसकी मेंबरशिप विड्रॉ हो चुकी है, मेंबरशिप भी वापस ले चुके हैं, तो इंस्टीट्यूट क्या करता है, जैसे ही कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड का होता है तो उसकी मेंबरशिप वापस विड्रॉ कर लेता है। अगर वहां का मेंबर ही नहीं रहा है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं माना जाएगा और वो एक कंपनी का ऑडिटर नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे हमने कुछ सिचुएशन देखी कि किस सिचुएशन में एक व्यक्ति किसी कंपनी का ऑडिटर नियुक्त नहीं हो सकता। अब हम जो आगे के लेक्चर में देखेंगे कि क्या किस तरीके से एक स्टैट्यूटरी का अपॉइंटमेंट होता है, कौन अपॉइंटमेंट उसका कर सकता है, क्या क्या कंडीशंस हैं, कैसे रिमूवल होता है, ये सब हम आगे के लेक्चर में देखते हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।